हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, कैसे हैं आप सभी? आज हम करेंगे हमारी तीसरी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी? माधवराव सप्रे ने। यह आपने ध्यान रखना है और 1900 में यह लिखी गई है। थोड़ा सा हम इसका जो लेखक है माधवराव सप्रे, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में पथरिया ग्राम, दमोह जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी नायकों में से एक पंडित माधवराव सप्रे ने भारत में राजनीतिक चेतना जगाने के साथ-साथ साहित्य जगत में भी अपना योगदान दिया। जो ये हमारी कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, यह छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई है। और जो ये हिंदी केसरी छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिकाएं शुरू करने के अतिरिक्त उन्होंने 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली की स्थापना भी की थी। यह बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना उन्हीं की प्रेरणा से हुई थी। उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक के गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद भी किया था। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब उन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकालकर मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ही एक टोकरी भर मिट्टी, जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के रूप में चर्चित हुई है, यह कहानी अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई थी। जो पंडित माधवराव सप्रे जी हैं, उनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। हिंदी ग्रंथमाला हमारे सामाजिक हरास के कुछ कारणों का विचार, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, स्वदेशी आंदोलन और बायोकाट, माधवराव सप्रे की कहानियां, माधवराव सप्रे प्रतिनिधि संकलन आदि। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। आप सबसे यहाँ एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक टोकरी भर मिट्टी कैसी कहानी है? तो आपका जो उत्तर यहाँ होगा मौलिक कहानी। इस कहानी में सामाजिक अन्याय का विरोध किया गया है। यह कहानी अमीरी और गरीबी के वैमनस्य पर आधारित है। इसमें जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है और विधवा वृद्धा शोषित वर्ग का। विधवा की मार्मिक बातों से जमींदार को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह क्षमा मांगते हुए उससे उसकी झोपड़ी लौटा देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यहाँ आपने कि जो उसकी पोती थी बुढ़िया की, उसकी उम्र क्या थी? तो यह 5 बरस, इसको आपने नोट करना है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट-फूट रोने लगती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, लोगों को काम बतला रहे थे। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें,
तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपया करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापिस दे दी। तो इस प्रकार इस कहानी में संदेश दिया गया है कि कभी भी घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को इस कहानी के मुख्य पात्र भी थोड़ा सा ध्यान रखने हैं कि वृद्ध विधवा कहानी की मुख्य पात्र है, जो कि गरीब है। उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है। जमींदार कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है, जो धनवान है और घमंडी भी है। और इसमें अन्य पात्र भी हैं। वृद्ध विधवा का पति है, पुत्र है, पतोहू तथा पोती, जो कहानी के विकास में सहायक है। उनका केवल इस कहानी में नामो उल्लेख है। यहाँ तक आपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है। इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी हमारी कहानी की यूनिट है, उसको हम जल्दी से यहाँ पूरा कर लेंगे। तो आगे मैं फिर आपके लिए कहानी और लेके आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।